हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में हम 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है। क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है। तो ये आपका नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में विज्ञान भवन नई दिल्ली में इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, प्राकृतिक खेती समय की ज़रूरत है और किसानों को प्राकृतिक खेती से उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है। तो उत्तर है आपका मालदीव। मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और मालदीव दोनों देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ऊर्जा तथा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और उनके मालदीव समूह के बीच बैठक के दौरान नेताओं ने 2 समझौता ज्ञापनों का प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रुपये परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिले में 7 रुपये परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रूप में रोपवे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आरटीडीसी एचपी लिमिटेड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड एनएचएलएमएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ हुआ है। तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय रसायन व उर्वरक तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है। तो उत्तर है 13.5 मिलियन टन। इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि देश ने 13.5 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 1 ट्रिलियन है और आयातित स्टील लगभग 46,000 करोड़ का है। भारत ने लगभग 106 मिलियन टन स्टील की उच्च खपत और 120 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया। भारत सरकार ने देश में स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम PLI शुरू की है। NFME का फुल फॉर्म क्या है। तो NFME का फुल फॉर्म है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, अर्थात मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क NFME 2016 से 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने के लिए भारत की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। इस ढांचे को देश से मलेरिया को खत्म करने और जीवन स्वास्थ्य की बेहतर गुणवत्ता में योगदान देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आहार 2022 नामक एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तथा आतिथ्य मेला कहाँ लगा है। तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के सहयोग से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा
द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 26 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इस मेले का 36वां संस्करण है। इस आयोजन में देश के कृषि उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों के 80 से अधिक निर्यातक भाग लेंगे। इन क्षेत्रों में जैविक, प्रसंस्कृत खाद्य तथा जमे हुए खाद्य उत्पादों के साथ साथ भौगोलिक संकेत उत्पाद भी शामिल हैं। अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से कौन सा प्लान जारी किया है? तो इक्विटी एक्शन प्लान जो है अमेरिका ने जारी किया है। यह एक नई योजना है। अंतरिक्ष को सुलभ बनाने की योजनाओं के संबंध में अमेरिका सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। इस इक्विटी एक्शन प्लान ने कम प्रतिनिधित्व वाले और कम सेवा वाले समुदायों में अवसरों को सीमित करने वाली बाधाओं को पहचानने और दूर करने की प्रतिबद्धताओं को गहरा किया है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन त्रिपक्षीय विकास निगम TDC फंड क्या है? उत्तर है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपनी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च की है, क्योंकि दोनों देश स्टार्टअप को लाभ पहुंचाने के लिए अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। GIP से जर्मनी, जापान, यूरोपीय संघ, फ्रांस आदि जैसे अन्य देशों के साथ परियोजनाओं के लिए ट्रिलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TDC फंड का उपयोग करने के लिए एक मॉडल प्रदान करने की उम्मीद है। जो विकास और नवाचार के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के इच्छुक हैं, GIP को भारत और UK द्वारा सह वित्त पोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है? तो आंसर है आपका $44 मिलियन। टेक जगत के सबसे बड़े सौदों में से एक एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस सौदे के माध्यम से वह लगभग $44 बिलियन में सोशल नेटवर्क का अधिग्रहण करेंगे, जिससे कंपनी के शेयरों का मूल्य $54.20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WSIS की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी मेघालय सरकार की यह योजना है। ई प्रपोजल सिस्टम के पहल ने UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS फोरम प्राइज 2022 जीता है। ई प्रपोजल सिस्टम मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है, जो राज्य के सभी सरकारी विभागों में फाइलों के 75% भौतिक कार्य को मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को किस लिए प्रारंभ किया गया है? तो क्वेश्चन आंसर है, मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को विभिन्न डिजिटल तकनीकों की शक्ति का उपयोग करके राज्य के लोगों के लिए शासन और सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ बनाई गई है? तो आंसर है आपका पल्ली, जम्मू के सांबा जिले में स्थित पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं, जो केंद्रीय योजनाओं के सभी लाभों को आसानी से प्राप्त करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी पासपोर्ट क्या है? उत्तर है, बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क यूरोप इस फ्रेमवर्क के तहत यूरोपीय बैटरी में एक QR कोड होना चाहिए, जो एक ऑनलाइन डेटाबेस से जुड़ा होगा, जहां व्यवसाय, EV मालिक तथा नियामक बैटरी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह डिजिटल टूल बैटरी के अंदर मौजूद कच्चे माल को रिसाइकल करना भी आसान बना देगा। यह इस क्षेत्र के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की निकेल और लिथियम जैसे संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, जो बैटरी के उत्पादन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन कितना बढ़ गया है? तो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष
2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। यह चीन का लगभग 3 गुना है, जो भारत के बाद 18 अरब लेन देन के साथ दूसरे स्थान पर है। दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, जो पशुपालन को समर्पित है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकांठा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जिसका हाल में उद्घाटन किया गया किस क्षेत्र में एक सम्मेलन है? उत्तर है विदेश नीति। रायसीना डायलॉग भारत की प्रमुख विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के साथ 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? तो इसने चाइना में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम इंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया है? तो ये जो है MSME मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो स्ट्रीट वेंडर्स इसके लाभार्थी हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिसंबर 2024 तक मंत्रिमंडल स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता संपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य 5,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए ऋण की सुविधा देना है, जबकि हाल ही में मंजूरी ने ऋण राशि को बढ़ाकर 2100 करोड़ रुपए कर दिया है। 8100 करोड़ रुपए कर दिया है। हाल ही में खबरों में रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के तहत 4,526.12 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड CVPPL द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो NHPC लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम JKSPDC के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। भारत ने हाल में ही किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? तो आंसर होगा लिथुआनिया में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने के लिए 2022 में लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लिथुआनिया में भारत की राजनयिक उपस्थिति कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सुधार करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने UNWTO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो रूस ने किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने घोषणा की है कि रूस ने UNWTO से हटने का फैसला लिया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जुराव पोलोलिकाश्विली ने की है। UNWTO संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जिसे सतत जिम्मेदार और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौंपा गया है। इस संगठन का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, किन उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है? तो ये जो इसका आंसर है फॉस्फेटिक और पोटास। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इस साल के खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी
एनबीएस की दर वर्ष 2021 के लिए 57,150 करोड़ रुपए के मुकाबले अप्रैल से सितंबर 2022 तक बढ़ाकर 60,929 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने के कारण यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण वैश्विक बाजारों में फसल पोषक तत्वों की कीमतों में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश के किसानों को सस्ती कीमतों पर P&K उर्वरक उपलब्ध हों। अगला क्वेश्चन है, अभिनव कृषि पर नीति आयोग राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है अभिनव कृषि पर जो है इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उन्नत भारत अभियान क्या है? उन्नत भारत अभियान जो है एक प्रमुख कार्यक्रम है जो शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना है ताकि उच्च संस्थान इन गांवों में सामाजिक कार्यों में योगदान देने में मदद कर सकें। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वय संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली है। उन्नत भारत अभियान 2.0 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए हैं। यानी कि जो है उन्नत भारत अभियान 2.0 25 अप्रैल को प्रारंभ किया गया था, जो कि इस 25 अप्रैल को 4 साल पूरा कर लिया है। कुरिल द्वीप समूह पर विवाद क्या है? तो उत्तर इसका है कि यह जापान ने कहा है कि कामचटका प्रायद्वीप के पास 4 द्वीपों पर रूस ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जापानी इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहते हैं जबकि रूस इन्हें कुरिल कहता है। विवाद क्या है? यह द्वीप जापान के होक्काइडो से लेकर के रूस के कामचटका प्रायद्वीप के सबसे दक्षिण सिरे पर प्रशांत महासागर के उत्तर में फैले हुए हैं। इन द्वीपों पर जापान और रूस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह विवाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का है। रूस का मानना है कि चूंकि उसने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था इसलिए द्वीपों पर स्वामित्व उसका है, क्योंकि जापान ने युद्ध में अपनी हार के कारण यह क्षेत्र खो दिया था। जापान का तर्क है कि जापानियों ने इन द्वीपों की यात्रा 16वीं शताब्दी में की थी, जो रूसियों के आगमन से लगभग 200 वर्ष पहले की है और इसलिए द्वीप उनके अधिकार में है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान ने मित्र देशों की सेना के साथ 1951 की सैन फ्रांसिस्को शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जहां जापान ने कुरिल द्वीप समूह के सभी अधिकार दावा को त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है, थल सेना अध्यक्ष उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को थल सेना अध्यक्ष का उप प्रमुख बनाया गया है। तो आज के वीकली करंट अफेयर्स में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये पढ़ाना आपको पसंद आया होगा और मुझे आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन प्रदान कीजिए ताकि इस वीडियो में मैं और सुधार कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।